रीजनल एनेस्थेशिया, इसे तकदीर अक़लीमी भी कहते हैं। व्हाट इज़ रीजनल एनेस्थेशिया? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनेस्थेशिया इन विच अ रीजन ऑफ बॉडी इज़ टर्न्ड नम by infiltrating the local anesthetic agents in close proximity to the nerve or nerve bundles supplying that region without the loss of consciousness। इसका मतलब है पेशेंट विल बी कॉन्शियस, सिर्फ उस पार्ट का जहाँ हमें ऑपरेशन करना है वहाँ का सेंसेशन ख़त्म कर दिया जाता है और एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिसके लिए हम उस रीजन की नर्व के आसपास या नर्व बंडल्स में एनेस्थेटिक एजेंट को इनफिल्ट्रेट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रीजनल ओवर जनरल एनेस्थेशिया। जैसे कि हम जानते हैं जनरल एनेस्थेशिया में हमें नंबर ऑफ़ ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे मसल रिलैक्सेंट, एंटीसियालगॉक, एंटी एमेटिक्स, सिडेटिव्स, ओपियोइड्स और इंडक्शन एजेंट्स, रिवर्सल। तो इस तरह जीए का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए रीजनल एनेस्थेशिया जो है वो चीपर है एज़ कम्पेयर टू जनरल एनेस्थेशिया। और रीजनल एनेस्थेशिया में हमें सिर्फ इंडक्शन एजेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर हम एनाल्जेसिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। और रीजनल एनेस्थेशिया के केस में देयर इज़ नो रिस्क ऑफ एयरवे प्रॉब्लम्स लाइक पल्मोनरी एडिमा और एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह। नो नीड ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, जिसकी वजह से हमें मसल रिलैक्सेंट की देने भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन भी कम हो जाते हैं। डिक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ सिडेशन, लेस मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है, क्योंकि इसमें वो कॉम्प्लिकेशन जो जनरल एनेस्थेशिया में होते थे, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस, पल्मोनरी एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो है रीजनल एनेस्थेशिया में नहीं मिलती है, तो इसलिए मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है। फास्ट रिकवरी होती है, मिनिमल हॉस्पिटल स्टे, इसमें नोशिया और वोमिटिंग के चांसेस भी डिक्रीज़ मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल एनेस्थेशिया। सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स आर ऑल्सो नॉट seen। अब टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थेशिया। इन डिफरेंट बुक्स रीजनल एनेस्थेशिया इज क्लासिफाइड डिफरेंटली। कुछ बुक में पेरीफेरल न्यूरैक्सियल ब्लॉक और सेंट्रल न्यूरैक्सियल ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। पेरीफेरल न्यूरैक्सियल ब्लॉक में डिफरेंट नर्व ब्लॉक्स आते हैं, जैसे सैटेलाइट ब्लॉक, ब्रैकियल प्लेक्सस ब्लॉक, एंकल ब्लॉक, रिस्ट ब्लॉक वगैरह। और सेंट्रल न्यूरैक्सियल ब्लॉक में स्पाइनल एनेस्थेशिया, एपिड्यूरल एनेस्थेशिया, सैडल ब्लॉक और कॉर्डल ब्लॉक आता है। आज की वीडियो में हम एपिड्यूरल एनेस्थेशिया के बारे में देखेंगे, जिसे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, एक्स्ट्राड्यूरल या पेरीड्यूरल एनेस्थेशिया भी कहते हैं। इसी तरह इसको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी कहा जाता है। It is a type of regional anesthesia that blocks pain in a particular region of the body. In this, local anesthetic agent is infiltrated or given in the epidural space। जिस तरह हम स्पाइनल एनेस्थेशिया में एनेस्थेटिक एजेंट को सब एराकिनॉइड स्पेस में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उसी तरह एपिड्यूरल एनेस्थेशिया में हम एनेस्थेटिक एजेंट को एपिड्यूरल स्पेस में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। द गोल ऑफ दिस टाइप ऑफ एनेस्थेशिया इज़ टू प्रोवाइड एनाल्जेसिया, दैट इज़ पेन रिलीफ रादर देन एनेस्थेशिया। जो यहाँ वायलेट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अराउंड में येलो कलर का डूरा मैटर, और ये जो स्पेस है ये सब एराकिनॉइड स्पेस है, इसके बाहर एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस में हम एनेस्थेटिक एजेंट को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ये कहलाता है एपिड्यूरल एनेस्थेशिया। नाउ द इंडिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थेशिया।
स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो इंडिकेशन है, जैसे कि ऑल पेल्विक एंड लोअर लिम्ब ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, इसके अलावा जनरल सर्जरीज विच इन्वॉल्व पेल्विस एंड लोअर एब्डोमेन एंड लेग्स लाइक कोलिलिथियासिस और अपेंडिसेक्टोमी करने के लिए हमें पेशेंट को हेड लो पोजीशन देनी होती है। इसके अलावा पेरिएनल एब्सेस, हिमरॉइड, फिशर, फिस्टुला, इस्चियोरेक्टल एब्सेस, वेरिकोज वेन, इंग्वाइनल हर्निया, all obstetric surgeries which involve uterus, fallopian tube, ovaries, और कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेटिव पेन। तो इसके अलावा हम अपर एब्डोमिनल सर्जरीज, थोरेसिक और यहाँ तक कि हम नेक सर्जरीज भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। पेनलेस लेबर में भी इसका इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस पेनलेस लेबर। एक्यूट ऑक्लूसिव वैस्कुलर कंडीशन, इट कंट्रोल्स क्रॉनिक पेन ड्यू टू कैंसर। ऐसा पेशेंट जो इनऑपरेबल है लेकिन इनफिल्ट्रेट हो चुका है कैंसर सराउंडिंग स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वहाँ पर वो पेनफुल कंडीशन हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का यूज़ होता है। और ब्लड पैच देने के लिए पोस्ट स्पाइनल हेडेक में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी में है तो इस कंडीशन में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जब कभी भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो इस कंडीशन में एपिड्यूरल स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू बल्जिंग ऑफ CSF। और चूँकि स्पाइनल नीडल के अकॉर्डिंग जो एपिड्यूरल नीडल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा बोर होता है उसका, तो अगर ऐसी कंडीशन में जहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस कम है तो हो सकता है कि एक्सीडेंटली हम डूरामीटर को पियर्स कर दें और सब एराकोनॉइड स्पेस में एनेस्थेटिक एजेंट को इन्फिल्ट्रेट कर दें। तो इस कंडीशन में टोटल स्पाइनल और एनेस्थीसिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसलिए इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की कंडीशन में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। अब देखेंगे एपिड्यूरल नीडल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो टोहीज नीडल है। इसका टिप जो होता है आगे से कर्व्ड होता है। इसके अलावा एक और नीडल यूज़ होती है जिसका हैंडल के पास विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वीस नीडल कहलाती है, और एक क्रोफोर्ड नीडल आती है जिसका टिप जो है स्ट्रेट होता है। अब पोजीशन फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, पेशेंट में बी ऑन सिटिंग पोजीशन और लाइंग ऑन वन साइड, सेम एज स्पाइनल एनेस्थीसिया। ड्रग्स यूज्ड फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल होता है और ओपियाइड्स का। लोकल एनेस्थेटिक्स में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, क्लोरोप्रोकेन 2 to 3%, लिग्नोकेन 1 to 2%, मेपिवकेन 1 to 2%, प्राइलोकेन 2 to 3% और बुपिवकेन 0.25 to 0.5% के कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल होती है। इसी तरह से फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, morphine, fentanyl and tramadols can be used. Now the complications of epidural anesthesia: inadequate block, hypotension due to anesthetic agent का जो सिस्टमिक इफेक्ट आता है, इस वजह से हाइपोटेंशन होता है। एपनिया, अगर टोटल स्पाइनल हो जाए, गलती से डूरामेटर पियर्स हो जाए और ज़्यादा अमाउंट में एनेस्थेटिक एजेंट के सब एराकोनॉइड स्पेस में जाने की वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह, थोरेसिक पार्ट की पैरालिसिस हो जाए, रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस की वजह से एपनिया डेवलप हो सकता है। इसी तरह टोटल स्पाइनल ब्लॉक, इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन लग सकता है एपिड्यूरल वेसल्स में, और लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी या फिर एनाफाइलैक्सिस भी हो सकती है। एपिड्यूरल एब्सेस और हेमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है अगर एपिड्यूरल वेसल्स को प्रीक होता है, चूँकि इसका बोर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर ब्लड अक्यूमुलेट होगा और हीमेटोमा फॉर्म करेगा। अगर स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन नहीं किया गया है तो वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के नतीजे में एब्सेस फॉर्म हो सकता है।
हॉर्नर सिंड्रोम। इसी तरह से अगर मेनिंजाइटिस भी हो सकता है जो कि सेप्टिक और असेप्टिक। सेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वो इन्फेक्शन की वजह से थ्रू नीडल। इसी तरह से असेप्टिक जो है वो बीटाडीन वगैरह से। हॉर्नर सिंड्रोम इंट्राओक्युलर हिमरेज हो सकता है। बैक एक मोस्ट कॉमन है एपिड्यूरल एनेस्थेशिया में। इसी तरह से एपिड्यूरोक्यूटेनियस फिस्टुला भी बन सकता है। कॉर्डल ब्लॉक, दिस इज अ एपिड्यूरल सैक्रल ब्लॉक। इट इज़ अ टाइप ऑफ एपिड्यूरल ब्लॉक इन विच एनेस्थेटिक एजेंट इज इन्फिल्ट्रेट इनटू सैक्रल कैनल। सैक्रल कैनल में हमें एनेस्थेटिक एजेंट को इन्फिल्ट्रेट करना होता है। मोस्टली इट इज़ परफॉर्म्ड इन लेटरल पोजिशन विथ कंप्लीट फ्लेक्शन ऑफ hip and knee joints by simple hypodermic needle of 20 to 22 gauge. Sacral canal is entered through sacral hiatus by piercing sacrococcygeal membrane और वहाँ पर हम 12 से 15 ml ड्रग को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। सैक्रल कैनल को में हम सैक्रल हाइटस के ज़रिए जो एक गैप है सैक्रल कैनल में जो कि कवर होता है एक सैक्रोकॉक्सिजियल मेम्ब्रेन से, उसे हम पियर्स करके सैक्रल कैनल में जाएंगे जहाँ पे हमें एनेस्थेटिक एजेंट को इन्फिल्ट्रेट करना है। इसमें लिडोकेन 1% या बोपीवोकेन 0.25%, फेंटानिल और मॉर्फिन वगैरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस ऑफ कॉर्डल ब्लॉक मेनली यूज्ड इन चिल्ड्रेन, पेरिएनल सर्जरीज, जेनाइटल सर्जरीज लाइक सर्कमसिजन और यूरेथ्रल सर्जरीज और फॉर प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ हम कॉर्डल ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। नाउ कंपैरिजन बिटवीन एसएबी एंड एपिड्यूरल ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स, टेक्निकली स्पाइनल एनेस्थेशिया इज ईजियर while it is difficult to give epidural block because we have to maintain good control of our hand, that we must not pierce the dura mater। हमें बहुत इसमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम कब एपिड्यूरल स्पेस में इंटर हो चुके हैं, क्योंकि उसके लिए हमें ड्रॉप हब टेस्ट करना होता है। मतलब जैसे ही हमें रेजिस्टेंट फील हो रहा है लिगामेंटम फ्लेवम को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हम एपिड्यूरल स्पेस में आ जाते हैं। वहाँ पर जो नीडल का हब होता है वहाँ पे एक ड्रॉप को प्लेस करते हैं वाटर या सलाइन वाटर को। वो अगर सक कर जाता है इसका मतलब वहाँ नेगेटिव प्रेशर मौजूद है, दैट मीन्स वी आर इन एपिड्यूरल स्पेस। तो ये कंडीशन को मेंटेन करना या उसको संभालना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। साइट एसएबी को हम लंबर रीजन में देते हैं, लेकिन एपिड्यूरल ब्लॉक को हम किसी भी लेवल पे दे सकते हैं। क्वालिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो स्पाइनल में एक्सीलेंट होता है, लेकिन एपिड्यूरल में पैची ब्लॉक मिल सकता है। कॉस्ट, स्पाइनल का कॉस्ट कम होता है, उसकी नीडल सस्ती होती है, लेकिन एपिड्यूरल ब्लॉक में नीडल कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू स्पाइनल। ऑनसेट ऑफ इफेक्ट जो है स्पाइनल में 2 से 3 मिनट में आ जाता है, लेकिन एपिड्यूरल में 15 से 20 मिनट तक के लग जाते हैं इफ़ेक्ट आने में। इसी तरह से ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट जो है ये स्पाइनल का कम होता है, लेस 45 मिनट टू 1 आवर तक होता है, लेकिन एपिड्यूरल का प्रोलॉन्ग है, यानी हम एनेस्थेटिक एजेंट को वक्फे से देकर जो इफ़ेक्ट का ड्यूरेशन है हम उसे बढ़ा सकते हैं जब तक कि हमें प्रोसीजर करना है या जब तक हमें पेन रिलीफ की ज़रूरत है। चेंज ऑफ लेवल ऑफ ब्लॉक नॉट पॉसिबल इफ़ ड्रग इज़ फिक्स्ड। हम लेवल ऑफ ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन केस ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थेशिया और एपिड्यूरल ब्लॉक वी कैन चेंज द लेवल ऑफ ब्लॉक बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है। यूजेस, स्पाइनल का जो यूज़ है फॉर सर्जरीज, लेकिन एपिड्यूरल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ और फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया। ब्लॉक फेलवर रेट स्पाइनल में कम होता है, एपिड्यूरल में ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक स्पाइनल में
देखा जाता है, क्योंकि ड्यूरामीटर को हम पियर्स करते हैं, CSF लॉस होता है जिससे पेशेंट को हेडेक होता है, ड्रैगिंग पेन फील होता है। लेकिन एपिड्यूरल में हम ड्यूरामीटर को क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए PDPH इसमें कम मिलता है। एपिड्यूरल हेमेटोमा लेस इंसिडेंस। एपिड्यूरल हेमेटोमा जो है एपिड्यूरल ब्लॉक में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसकी नीडल जो बड़ी होती है और हमें एपिड्यूरल स्पेस में बहुत सारी एपिड्यूरल वेसल्स मिलती है, जिसके इंजरी की वजह से एपिड्यूरल हेमेटोमा बनता है। ड्रग टॉक्सिसिटी हम लेस अमाउंट में स्पाइनल में यूज़ करते हैं, तो इसलिए ड्रग टॉक्सिसिटी भी लेस होती है स्पाइनल एनेस्थेशिया में। एपिड्यूरल ब्लॉक में ड्रग टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। टोटल स्पाइनल रेयर है और हाई चांसेस है एपिड्यूरल ब्लॉक में। कंबाइंड स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थेशिया। इन दिस टाइप ऑफ एनेस्थेशिया स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थेशिया आर यूज्ड कंबाइंडली। इसमें हम स्पाइनल एनेस्थेशिया का इस्तेमाल जो करते हैं वो सर्जरी के लिए, और एपिड्यूरल ब्लॉक का इस्तेमाल जो होता है वो पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के लिए करते हैं। इसका मेथड ये होता है कि जब हम एपिड्यूरल नीडल को प्लेस करते हैं जहाँ रिक्वायर्ड साइट पर, तो वहाँ पे हम एक लॉन्ग 120 mm की स्पाइनल नीडल को उसी टोही नीडल से या वही उसी एपिड्यूरल नीडल से पास करते हैं और लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को सब एराकिनॉइड स्पेस में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। फिर स्पाइनल नीडल को रिमूव करके उसी टोही नीडल या एपिड्यूरल नीडल से हम एक कैथेटर पास करते हैं, एपिड्यूरल कैथेटर, और उसको वहाँ प्लेस कर देते हैं और एपिड्यूरल नीडल को बाहर निकाल लेते हैं। इसके मेरिट ये है, चांसेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वी कैन चेंज द लेवल ऑफ ब्लॉक। थैंक्स।